आप ध्यान देंगे कि इन सारे मुकदमों का केंद्रीय बिंदु एक है, विवाहित स्त्री से दहेज मांगना और न मिलने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। तो पहले जानते हैं कि कानून क्या कहता है और सबसे पहले दहेज से जुड़े कानून की बात करते हैं। कानून का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह कानून भारत में दहेज प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से लाया गया था। कानून के जरिए दहेज के लेन देन को आपराधिक बना दिया गया था, यानी क्राइम कर दिया गया था इसको। बाद में अलग अलग अदालतों ने इस कानून के प्रावधानों की और भी व्याख्याएं की थी। कैसे? ग्राफिक्स देखते हैं। इस कानून की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया। दहेज ये शादी के दौरान एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष को दी गई किसी भी तरह की संपत्ति है और यह संपत्ति किसी भी तरह की हो सकती है, कैश, ज्वेलरी, जमीन, मकान, बैंक में पैसे ट्रांसफर इत्यादि। साल 2002 के श्रीनिवासुलु बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के दौरान दो पक्षों में किसी भी तरह का आर्थिक आदान प्रदान दहेज कहा जाएगा। इस कानून की धारा 3 में दहेज को लेकर सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज ले रहा है या दे रहा है या फिर इस प्रक्रिया में भागीदार है वो अपराधी होगा। दोषी पाए गए व्यक्ति को कम से कम 5 साल कैद की सजा हो सकती है, साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही सजाएं एक साथ हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1997 में श्याम लाल बनाम हरियाणा के मामले में कहा था कि इस कानून की धारा 3 के तहत किया गया अपराध गैर जमानती है। इस कानून की धारा 4 यानी दहेज मांगने के बारे में है जो, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज मांगता है तो उसे दोषी माना जाएगा। दोषी को 6 महीने की जेल हो सकती है, 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पवन कुमार बनाम हरियाणा मामले में भी यह साफ किया था कि अगर दहेज की मांग सीधे सीधे नहीं की जाती है, किन्हीं और तरीकों से ऐसा किया जाता है तो भी यह अपराध माना जाएगा। इस कानून की धारा 8A कहती है कि आरोप लगने के बाद आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर एक बार आरोप लगाने वाला पक्ष इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाता है कि शादी के दौरान दहेज का आदान प्रदान हुआ था, इसकी मांग हुई, तो आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। इसी संशोधन में प्रावधान किया गया कि शादी के दौरान दूल्हे और दुल्हन को मिले गिफ्ट्स की लिस्ट बनानी होगी। साथ ही साथ यह भी दर्ज करना होगा कि जिन लोगों ने उन्हें ये तोहफे दिए, गिफ्ट दिए, उनके रिश्ते उनसे क्या थे। इस लिस्ट में उनको अपने सामने उनको हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो अंगूठे का भी निशान लगाना पड़ेगा। बाद में इस कानून में और भी संशोधन हुए। दहेज की परिभाषा में वो आर्थिक लेन देन भी शामिल किए गए जो शादी के बहुत पहले या बहुत बाद में हुए हों। इस कानून को घरेलू हिंसा के प्रावधानों से भी जोड़ा गया। पहले के मुकाबले कहीं अधिक कानूनी स्तरों पर महिलाओं को सुरक्षा देने के प्रावधान हुए, यानी किसी भी रूप में दहेज लेना या देना या मांगना दोनों ही अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। इस सख्त कानून की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि देश में दहेज वास्ते महिलाओं की हत्या की जा रही थी। प्रताड़ित तो किया ही जा रहा था, हत्या भी की जा रही थी। खबरें आ रही थी कि ससुराल की दहेज की डिमांड पूरी न होने पर नवब्याहताओं को जिंदा जला दिया गया था। तो तमाम ऐसी महिलाओं को सुरक्षा देने की नीयत से ये कानून देश में लाए गए थे। ऐसे में जब भी दहेज मांगा गया, उसके साथ महिलाओं को यह अधिकार मिले कि वो अपने पति और पति के घर वालों पर मुकदमा दर्ज करा सके। लेकिन अब अतुल और अन्य केस सामने आ रहे हैं, जैसे कुछ केस हमने डिस्कस किए। यहाँ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या हम ये कह रहे हैं कि ये सारे केस झूठे हैं? नहीं, देश में अभी भी दहेज वास्ते प्रताड़नाएं हो रही, ऐसी खबरें सुनाई देती हैं और हिंसा का स्तर हत्याओं तक भी जाता है। लेकिन इन्हीं केसों में अतुल थे जिन्होंने एक लंबा वक्त लेकर एक नोट लिखा, एक वीडियो बनाया और मौत को गले लगाया। यानी संभावना है कि तमाम केसों का एक हिस्सा सही है और एक हिस्सा गलत है। लेकिन ऐसे केसों को कितनी बड़ी संख्या है हमारे देश में ऐसे केसों की। असली और नकली के खांचे में कितने केस बैठते हैं, हमने वकीलों से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हिंदुस्तान की सभी अदालतों में करीबन 4.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है किसी भी जुडिशियल सिस्टम के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो ये दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। कितने समय तक पेंडिंग रहते हैं केसेस, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज बहुत केसेस हैं जो डेकेड्स तक पेंडिंग रहते हैं। नॉर्मली जिस तरह के केसेस होते हैं, होना चाहिए कि कुछ महीनों में, कुछ मैक्सिमम 1 साल में ये केसेस डिसाइड हो जाएं। हमने ये देखा है कि सालों साल ये मुकदमे कई बार चलते हैं और उसके रीजन काफी हो सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लेस नंबर ऑफ जजेस।
हमारी कंट्री में हर 10 लाख लोगों के लिए एक 20 जजेस या 22 जजेस का जो आंकड़ा है वो निकल के आता है। इसके बाद अब बात करते हैं एक और कानूनी पेज की। आईपीसी की धारा 498A या भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 का जिक्र करते हैं। यह धारा निर्दिष्ट करती है कि महिलाओं के खिलाफ उनके पति या पति के परिवारजन अगर घरेलू हिंसा या उत्पीड़न करते हैं तो यह अपराध है। यानी कानून का यह हिस्सा घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में डालता है। पहला दहेज था, अब यह हिंसा की बात हो रही है और यह भी है इन तमाम केसों का एक और फोकस पॉइंट। यह कानून इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी भी वजह से वैवाहिक जीवन में किसी महिला को किसी भी किस्म की हिंसा का सामना अपने ससुराल में करना पड़ता है तो महिला के पास कानूनी अधिकार हो और इसे बंद दरवाजे या घर की बात कहकर टाला न जा सके। लेकिन इस कानून पर पुनर्विचार करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ही खोला है। 10 दिसंबर 2024 एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498A का गलत इस्तेमाल करने की मानसिकता तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए शादी से जुड़े विवादों में महिला और उनके परिवार के लोग निराधार आरोप लगाते हैं। ऐसे मामलों में अगर जांच नहीं होती तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होता है। केस था तेलंगाना का। एक पति ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया। धारा लगी 498A। इस केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। इस केस की सुनवाई के समय बेंच ने और क्या टिप्पणी की, कहा कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी महिला जिसके साथ क्रूरता हुई है वो शांत रहे या शिकायत न करे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें ऐसे मामलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसमें पहले जब पति की ओर से डाइवोर्स की मांग की जाए और उसके बाद उसके जवाब में पत्नी पक्ष की ओर से आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी पक्ष की ओर से दायर किया गया मामला व्यक्तिगत दुश्मनी और शिकायतों को निपटाने के लिए था। यह पत्नी पक्ष उन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है जो मूल रूप से उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाए गए थे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर किए गए मुकदमों को खारिज भी कर दिया।